अगर हम लोग पुराने लेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव समझाया था। हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था कि भैया जब भी कोई वेव इंसिडेंट होगी और बाउंड्री चेंज हुई तो ऐसे केस में कुछ पोर्शन जो होगा वो ट्रांसमिट होगा और कुछ पोर्शन जो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करी थी। ऐसी लाइन जिसमें ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन होंगे, दोनों चीज़ें होंगी, मतलब कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, उसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस लाइन। मैंने बताया था कौन सी लाइन डिसकंटिन्यूस होगी, 2T या फिर दूसरे मीडियम की लाइन से कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेट चीज़ है कि जब जो लाइन इनकमिंग लाइन है या लाइन 1 कह लो, उसका जो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है Z1 और जो दूसरी लाइन है उसका करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z2, ये जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो हमारी जो लाइन होगी वो डिसकंटिन्यूस लाइन होगी। पुराने लेक्चर में बड़ा ही डिटेल के अंदर हमने इसके ऊपर देखा था। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ऐसे केस में यानी कि ZC और ये भी ZC हो गया, मतलब दोनों लाइन 1 और लाइन 2 का करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बराबर हो गए, तो ऐसे केस में जो भी इंसिडेंट वेव आ रही होगी पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आगे हम लोगों ने चर्चा करी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव हमने देखे थे, अलग अलग केसेस कंसिडर करे थे। टोटल 5 केस मैंने कंसिडर करे थे जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाए थे कि कब ZL और ZC का क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। नाउ आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग वेव के कोफिशिएंट्स के बारे में। यानी कि हमने देखा कि जो वेव ट्रांसमिट हो रही है, कुछ वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होता है, इसके ऊपर आज बड़ी डिटेल में चर्चा की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हम चलने से पहले आपको बेसिक्स मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। मैं यही आप लोग को, अपने स्टूडेंट को भी हमेशा सिखाता हूँ कि जब भी किसी भी कंडीशन में आप कोई भी कॉपी अपनी लिख रहे हैं एग्ज़ाम की या ES एग्ज़ाम की, हमेशा जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, जो भी आप सिंबल यूज़ कर रहे हैं, उसको ज़रूर एक बार बता दें वेयर करके। वैसा ही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान के चलते हैं, अगर ये हमारी इनकमिंग वेव है, ये हमारी अगर इनकमिंग है तो दिस इज़ योर वोल्टेज एंड करंट। इनकमिंग वोल्टेज और करंट को मैं V और I से लिख रहा हूँ। जो वोल्टेज और करंट आगे ट्रांसमिट हो जाएगा उसे VT और IT से लिखेंगे, और जो वोल्टेज और करंट रिफ्लेक्ट होगा उसे VR और IR से लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है। तो सबसे पहला हमारा कोफिशिएंट आता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या बताता है कि जो भी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि आपको याद होगा कि जैसे ही हमारी वेव पहुंच रही थी मीडियम पे तो इस तरीके से बढ़ जा रहा था अगर उसका मैग्नीट्यूड, तो एक वेव रिफ्लेक्ट हो रही थी पीछे की तरफ। तो ये हम बात करेंगे यहाँ पे, इस सब के बारे में बात की जाएगी। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बताएगा ये। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर वोल्टेज की बात करें तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा वी से या फिर RV से। ये दोनों टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में अल्फ़ा वी का इस्तेमाल बहुत ज़ोर शोर से किया जाता है, तो इसको अल्फ़ा वी से याद रखना। अल्फ़ा अल्फ़ा का रिप्रेजेंट करेगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को, और ऐसे ही आगे चल के हम डिस्कस करेंगे बीटा। बीटा रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को। ठीक है, अब अल्फ़ा वी लिखा हुआ है, ये वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को। यानी कि हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड वोल्टेज की, कि वोल्टेज का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा। पहले तो मतलब समझ लो। इसको मैं RV से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसमें आपको सहूलियत हो वैसा कर लो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बात समझो बहुत ध्यान से। मान के चलते हैं ये मीडियम चेंज हुआ, तो हम वोल्टेज भेज रहे थे V, रिफ्लेक्ट हुआ VR। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज हुआ। तो ऐसे केस में अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वोल्टेज का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, रिफ्लेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाई इंसिडेंट वैल्यू, यानी कि जो हमने वेव उसके ऊपर फेंक के मारी है। तो इंसिडेंट वैल्यू है V और रिफ्लेक्टेड वैल्यू है VR, तो VR डिवाइड बाई B, यहाँ से ये फॉर्मूले का जन्म होता है। क्लियर हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर बात करें कोई भी चीज़ का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, फॉर एग्जांपल करंट की बात कर लो, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट अल्फा आई। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की बात हो रही है। अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात हो रही है। ठीक है, इसको RI भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ दिस अगेन इक्वल टू, मान के चलते हैं मीडियम चेंज हो रहा है, हमने फेंका, हमने एक वेव मारी इसके ऊपर करंट की I। जैसे ही ये ट्रेवलिंग वेव इस मीडियम को पार करेगी तो सर्टेन पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, तो ये हो गया I रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट I, रिफ्लेक्टेड IR। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना हुआ, IR रिफ्लेक्टेड पोर्शन डिवाइड बाई जो हमने इसके ऊपर फेंक के मारा था, यानी कि इंसिडेंट वैल्यू। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो VR डिवाइड बाई V। अब हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारी लाइन है L1 उसका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है ZC। ठीक है, और जो लाइन चेंज होके दूसरा मीडियम है लाइन 2 उसका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है ZL। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ZL आपको हमेशा याद रखना है, मतलब जो भी लोड साइड की बात हो रही है। ठीक है, और ZC क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइन इनकमिंग साइड है। तो दो लाइनें हमेशा हम लोग के पास, दो कोफिशिएंट, दो सर्ज इम्पीडेंस या कह सकते हो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस रहेंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है,
तो अब यानी कि जेड सी बेसिकली, अगर कई बार बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोई पूछ ले कि सर जेड सी क्यों ले रहे हैं, क्या सर और इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो एक और स्पेसिफाई तरीका बता दे रहा हूँ आपको। जिस मीडियम में इंसिडेंट वेव मूव कर रही है उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो होगा वो होगा जेड सी। ध्यान रखना ये लाइन, कि जिस मीडियम में, यानी कि जिस मीडियम में जो इंसिडेंट वेव है, हम लोग बनाते हैं ना ऐसे करके, अभी लास्ट लेक्चर में देखा था वेव आ रही है, तो इनकमिंग वेव, जो इनकमिंग वेव आ रही है या इंसिडेंट वेव इसको कहते हैं, इंसिडेंट वेव, अगर इंसिडेंट वेव जिस मीडियम में आ रही है उस मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस हो गया जेड सी। ठीक है, क्लियर हो गया, अब इतना नहीं भूलोगे ना। और जिस मीडियम में जा रही है, यानी कि जिस मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, तो ट्रांसमिट जहां हो रही है, ट्रांसमिट जिस मीडियम में हो रही है उस मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस हो गया जेड एल। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इनकमिंग जेड सी और जिस मीडियम में जा रही है वो हो गया भाई साहब आपका जेड एल। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। ना अब इस बात को बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अ, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास अल्फा वी आर वी, समझ में आ गया, वी आर बाई वी हो गया। अब फॉर्मूला समझ लो, तो मान के चलते हैं जिस मीडियम में ट्रेवलिंग वेव आ रही है, इनकमिंग वेव आ रही है, उसका अगर जेड सी है, और जिस मीडियम के अंदर एंटर हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, वो अगर जेड एल है, तो अल्फा वी वोल्टेज के टर्म में फॉर्मूला होता है जेड एल माइनस जेड सी डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड सी। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, इसके ऊपर जबरदस्त क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जितने भी ट्रैवलिंग वेव के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे हम लोग बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन किसमें, एमसीक्यू सीरीज में। ठीक है, और ये हमने प्राइम ग्रुप पे डाल रखी है। ठीक है, बहुत बार कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या प्राइम ग्रुप, सर ये देखो यार, प्राइम ग्रुप ज़रूरी है, इस चैनल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और आपको इतनी मेहनत करके इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, तो 60 रुपये महीना कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट मैंने नहीं रखी ऑलरेडी, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी जैसा आपको सही लगता है, मैं इसमें किसी को फोर्स नहीं करता, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, खैर, तो हमने क्या देखा कि इनकमिंग लाइन जो थी, यानी कि इनकमिंग वेव जिस लाइन पे आ रही थी उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है जेड सी, और जिस लाइन में टर्मिनेट हो रही है उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है जेड एल। तो जेड एल माइनस जेड सी डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड सी। अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ये भूल भी सकते हो। ठीक है, एक मिनट रुको, अच्छा अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले करंट भी समझ लो। तो अल्फा आई आर आई यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट, तो आई आर अपॉन आई ये हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जब रिफ्लेक्शन होगा करंट का, तो रिफ्लेक्शन जब करंट का होता है उसका फॉर्मूला होता है जेड सी माइनस जेड एल डिवाइड बाई जेड सी प्लस जेड एल। ठीक है, तो देख लो ये दोनों फॉर्मूलों में अंतर आ गया, समझ में आ रही है। जब वोल्टेज रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि वोल्टेज की ट्रेवलिंग वेव रिफ्लेक्ट होगी जब, तो वो जेड एल माइनस जेड सी होगी, और जब करंट की ट्रेवलिंग वेव रिफ्लेक्ट होगी वो जेड सी माइनस जेड एल होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो मान के चलते हैं दो मीडियम है, अगर यहाँ का इम्पिडेंस ज़्यादा है और यहाँ का इम्पिडेंस कम है, तो ऐसे केस में वोल्टेज वेव आ रही थी और ऐसे करके बड़ी होके आगे जा रही थी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो वोल्टेज वेव बढ़ जा रही थी, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन अलग हो रहा था। लेकिन जब करंट वेव आ रही थी इसी मीडियम के अंदर, तो करंट वेव आ रही थी और क्योंकि आगे का इंपेडेंस ज़्यादा था तो करंट की वेव डाउन हो जा रही थी। तो मैंने बताया था कि वोल्टेज और करंट ये सेम प्रपोर्शन में काम करेंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है कि वोल्टेज अगर स्टेप अप होगा तो करंट स्टेप डाउन हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर वोल्टेज का मतलब वोल्टेज अगर स्टेप अप हो रहा है, तो वोल्ट जो करंट है वो स्टेप डाउन हो जाएगा। अब करंट स्टेप डाउन यानी कि कम हो जाएगा, तो इसीलिए अगर कम होगा तो टर्मिनेशन यानी कि ट्रैवलिंग, अभी आगे देखेंगे, ट्रांसमिशन जो होगा वो भी अलग अलग होगा, और इसी तरीके से रिफ्लेक्शन भी दोनों का डिफरेंट होगा। समझ में आ रही बात है। तो फॉर एग्जांपल वोल्टेज की बात कर लें, तो अगर मीडियम का अगले जो जिसमें टर्मिनेट होना है, अगर उसका इंपिडेंस ज़्यादा है, कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस, तो ऐसे में पॉजिटिव वेव रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और वहीं पे करंट की निगेटिव वेव रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा करी थी। ठीक है, अभी आगे और इसके ऊपर बात कर लेंगे। आयु समझ में आ रही होगी बात, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं जो बहुत ही खास हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जस्ट अपोजिट फॉर्मूले हैं। जब हम वोल्टेज के रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो जेड एल माइनस जेड सी, करंट के रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो जेड सी माइनस जेड एल। मैं इतना समय इसलिए बिता रहा हूँ इस चीज़ पे क्योंकि ये आपके खून में उतारना है मुझे। ठीक है, समझ में आ रही है। ये केवल हमें फॉर्मूले ऊपर तक नहीं समझने, अंदर भी इनकी गुत्थी को सुलझाना है, वरना फिर वहीं पहुंच जाओगे, पढ़ा बहुत लेकिन आता कुछ नहीं। समझो इस बात को। अब यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ कि याद कैसे रखेंगे। सर ये तो हो गई कहानी, लेकिन याद कैसे रखा जाएगा, क्योंकि पेपर में तो 12 सब्जेक्ट आएंगे सर, मैं भूल जाऊंगा। तो एक तरीका समझो इन दोनों को, फॉर्मूले को याद रखने का। देखो जब भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात होगी तो वहाँ पे
एक दोनों इम्पिडेंस जो है ZL और ZC वो माइनस होंगे, डिवाइड बाई नीचे दोनों प्लस होंगे। पहले तो ये मोटा मोटा फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे इनमें से एक होगा ZL और एक होगा ZC, तो दोनों करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऊपर माइनस होंगे और नीचे प्लस होंगे। तो पहला तो ये याद रखो, क्योंकि अभी ट्रांसमिशन जब पढ़ेंगे ट्रांसमिशन कोविशेंट, तो वहाँ पे ये चीज़ अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन कोविशेंट जब भी होगा अल्फा, तो ऊपर दो चीज़ें जुड़ माइनस होंगी और नीचे दो चीज़ें जुड़ेंगी। अब दो चीज़ें क्या याद रखनी है, देखो जब भी वोल्टेज की बात होती है तो वोल्टेज, ध्यान से समझना, ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। तो वोल्टेज यानी कि एल आ गया, वोल्टेज वोल्टेज बोलते हो ना, तो वोल्टेज में क्या होगा, वोल यानी कि ला, तो यानी कि ZL माइनस ZC, यानी कि एल मतलब ZL, समझ में आ रहा है। तो बड़ा कौन होगा वोल्टेज में, माइन पहला टर्म कौन आएगा इन दो गोलों में, फिलअप में पहला फिल किसे करोगे, वोल यानी कि ZL, एल से एल आ गया, ठीक है, ZL माइनस ZC डिवाइड बाई ZL प्लस ZC, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक थी, ये ट्रिक मैंने इस्तेमाल करी थी, मैं इसी तरीके से याद रखता था, तो मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई, क्योंकि ऐसे रट नहीं पाओगे, थोड़ी थोड़ी ट्रिकें याद रखनी पड़ेंगी पावर सिस्टम में, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आती है, अब करंट देख लो, तो करंट C पकड़ लो, बस सिंपल सा है करंट, यानी कि तो अब की जो दो गोले ऊपर माइनस हो रहे थे उसमें पहले क्या आएगा, करंट का, यानी कि ZC माइनस ZL डिवाइड बाई ZL प्लस ZC। आई होप ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना, सबसे पहले मैंने बताया ZL क्या है और ZC क्या है, ये चीज़ समझ में आ गई। ZL मतलब जिसमें वेव टर्मिनेट होगी उसका सर्ज इम्पिडेंस, और ZC का मतलब जिसमें इनकमिंग वेव आ रही है उस मीडियम का सर्ज इम्पिडेंस, ठीक है। अब वोल है, वोल्टेज में ला है, तो यानी कि पहले ZL माइनस ZC आ जाएगा, देखो ZL माइनस ZC आ गया। करंट है, तो करंट है तो C आ गया ZC माइनस ZL, इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। आयु समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन कोविशेंट की, कि भैया ठीक है, इनकमिंग वेव आई, ठीक है, वोल्टेज की, उसके बाद कुछ रिफ्लेक्ट हो गई VR, और कुछ जो होगी ट्रांसमिट हो गई VT। अब ये जो ट्रांसमिट हुई है इसको अगर हम लिखें तो ट्रांसमिशन कोविशेंट इसके लिए यूज होता है, उसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा क्या दिखा रहा है, ट्रांसमिशन कोविशेंट। V क्या दिखा रहा है, वोल्टेज की वेव फॉर्म की बात हो रही है, मतलब वोल्टेज कितना ट्रांसमिट हुआ, समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें, वोल्टेज कितना ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। इसको मैं TV से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, T क्यों, ट्रांसमिशन कोविशेंट है, तो मैंने T भी कई बुकों में दे रखा होता है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी बुक्स में अलग अलग नोटेशंस या कह सकते हो सिंबल यूज़ करे जाते हैं, तो आपको जब सब कुछ पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बीटा भी यूज़ करा होता है स्टैंडर्ड बुक्स में, टी भी कुछ बुक्स में यूज़ करा होता है, तो दोनों समझ लो। अब टी वी इक्वल टू कितना होगा, अगेन आगे कितना गया, अब देखो जैसे हमने देखा था अल्फा, रिफ्लेक्शन कितना हुआ, तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइड बाई उसके ऊपर फेंक के कितना मारा था V। ऐसे ही ट्रांसमिट कितना हुआ, तो VT ट्रांसमिट हुआ, फेक के कितना मारा था, इनकमिंग मतलब कितना, डिवाइड बाई V। तो दिस इज योर VT डिवाइड बाई V, ये आ गया आपका ट्रांसमिशन कोविशेंट। ये क्लियर हो गया, ट्रांसमिशन कोविशेंट निकल के आ गया। आई होप समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग करंट की बात कर लें तो ट्रांसमिशन कोविशेंट बीटा आई इक्वल टू TI इक्वल टू IT, करंट कितना ट्रांसमिट हुआ डिवाइड बाई फेक के, यानी कि इनकमिंग कितना आ रहा था करंट। ये चीज़ें हो गई क्लियर। नाउ अब इसका फॉर्मूला समझ लो, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो 2ZL डिवाइड बाई ZL प्लस ZC, और अगर करंट की बात करेंगे तो 2ZC डिवाइड बाई ZL प्लस ZC, ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो, इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत लोगों ने तो गैस कर लिया होगा कि सर बढ़िया ट्रिक है, समझ में आ गई। तो देखो इसमें क्या फॉर्मूला हो रहा है, बीटा की वैल्यू जो है वो एक पर्टिकुलर फिलअप ऊपर डिवाइड बाई दोनों में से दोनों का एडअप, यानी कि सर्ज इम्पिडेंस जो Z हम लोग ले रहे हैं, तो एक है हमारा इनकमिंग लाइन का सर्ज इम्पिडेंस और एक है आउटगोइंग या टर्मिनेशन लाइन का सर्ज इम्पिडेंस। तो उनमें से किसी एक सर्ज की वैल्यू तो यहाँ फिट होगी और नीचे दोनों एडअप होंगी, ठीक है, और इंटू 2, समझ में आ रही है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बीटा इक्वल टू 2 इंटू Z डिवाइड बाई Z प्लस Z। अब Z में कौन सा Z है, ZC है कि ZL है, तो वही ट्रिक यहाँ पे भी लगा लेते हैं। वोल्टेज तो L आ गया ना, तो यहाँ पे ऊपर आएगा ZL और नीचे आएगा ZL प्लस ZC, ठीक है। वहीं पे बीटा इक्वल टू 2 इंटू Z डिवाइड बाई Z प्लस Z। अब Z में क्या आएगा, यहाँ पे फिलअप है, ठीक है, तो फिलअप समझ लो। तो क्या है, करंट, करंट की बात हो रही है, बीटा ट्रांसमिशन करंट का, तो करंट C का मतलब ZC, तो ऊपर आएगा ZC डिवाइड बाई ZC प्लस ZL, ठीक है, क्लियर हो रहा है। आई होप ट्रिक समझ में आ गई होगी, क्या याद रखना है। तो जहां पर भी करंट की बात होगी तो वहां पे ZC को प्राथमिकता दी जाएगी, तो हमेशा ZC अगर ऊपर आना होगा तो ZC ऊपर आएगा, और अगर दो चीज़ें माइनस होनी होंगी तो ZC पहले आएगा, समझ में आ रही है। वहीं पे अगर
हम बात कर रहे हैं वोल्टेज की, तो एल आ गया, मतलब जेड एल को प्राथमिकता दी जाएगी। ऊपर आना होगा तो भी जेड एल आएगा, और दो चीज़ें माइनस होनी होंगी तो उसमें भी पहले फिलअप में जेड एल को फिल करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये हो गया ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बीटा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अल्फा, इनके बीच का क्या रिलेशन है? तो कहते हैं बीटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ठीक है, ये कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा होगा आपको, क्योंकि हमने बिल्कुल ऐसा ही अभी जब हमने पुराना लेक्चर लिया था वहां पे बताया था आपको कि जो भी वेव, जैसे हमने बताया था ना, एक आ रही है इनकमिंग वेव, आ रही है इनकमिंग वेव, और यहाँ पे गई ट्रांसमिट वेव, और कुछ हो गई रिफ्लेक्टेड वेव। तो आपको याद होगा इनकमिंग प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द ट्रांसमिशन। ठीक है, इनकमिंग प्लस रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है, अगर हम इनकमिंग को 1 मान लें तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोविशेंट यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा। तो यहीं से ये फॉर्मूला जो होगा वो ओरिजिनेट हुआ है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो बीटा इक्वल टू यानी कि ट्रांसमिशन जो होगा वो इक्वल टू 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोविशेंट अल्फा। तो दिट इज द पर्टिकुलर फार्मूला। इस फॉर्मूले का मतलब ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिनमें ये सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हो जाता है। जैसे गेट के अंदर बड़े सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक एक नंबर के आ जाते हैं। एई एग्जाम्स में, जेई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि भैया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ट्रैवलिंग वेव का जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो दे रखा है 0.1। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा? अब जो लोग ने पढ़ा ही नहीं लेक्चर उन्हें पता ही नहीं होगा, जबकि देखो कितना आसान क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.1, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बीटा इक्वल टू 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी कि 1 प्लस का 0.1 यानी कि 1.1 आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चंस हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे किसमें? प्राइम ग्रुप में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ अब जरा जो जितने भी हमने पुराने केसेस देखे थे उन सबको एक बार यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं, जिससे कि ये फॉर्मूले का आपको वैल्यू और लगाना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे मेरा काम क्या है कि आपको मैंने मैथमेटिकल चीज़ समझा दी, आपको मैंने ग्राफिकली या कह सकते हो डायग्राम के थ्रू वेव समझा दी। अब इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दूंगा तो आपके कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई में कनेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपके पास बैठ जाएंगे, या कह सकते हो आपकी मेमोरी जो होगी वो एनहेंस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। तो देखो हमने सबसे पहला केस क्या लिया था पुराने लेक्चर्स में, जब दोनों सर्ज इम्पिडेंस करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस दोनों जो हैं वो बराबर हैं, यानी कि सेम लाइन है, यानी कि कंटिन्यूस लाइन है। तो ऐसे केस में जितनी भी वेव आ रही थी वो पूरी की पूरी ऐसी ही ट्रांसमिट हो जा रही थी, रिफ्लेक्शन जीरो हो रहा था। अगर रिफ्लेक्शन जीरो होगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी जीरो हो गया। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि जितनी भी वेव आ रही है वो सारी की सारी आगे चली जा रही है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में ट्रांसमिशन की वैल्यू यानी ट्रांसमिटेड वोल्टेज डिवाइड बाई इनकमिंग वोल्टेज दोनों बराबर हो गए, तो इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर कोई आपसे बात करे, ऐसे ही देखो करंट के साथ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग, अगर कोई कंटिन्यूस लाइन है, क्वेश्चन आ जाता है कि भैया कंटिन्यूस लाइन है तो इसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होगा, वोल्टेज या करंट किसी का भी, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो जब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जब बात की जाएगी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की, अगर कोई कंटिन्यूस लाइन है, बहुत ध्यान से समझना, कंटिन्यूस है तो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई। अच्छा, अगर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो जितना भी इनकमिंग माल आ रहा है वो सारा सारा आगे चला जाएगा, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना होगा? वो हो जाएगा 1, मतलब 100% ट्रांसमिट हो गई है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं। अगर मान के चलते हैं जिस लाइन में टर्मिनेशन हो रहा है वो उसका इम्पिडेंस ज़्यादा है, तो अगर इसका इम्पिडेंस ज़्यादा है तो हम बात कर रहे हैं वोल्टेज की सबसे पहले। तो देखो बहुत ध्यान से समझो, सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। भाई इम्पिडेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा ट्रांसफर होगा, और रिफ्लेक्ट जो होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही? बहुत ध्यान से समझो कि जैसे ही वोल्टेज आया यहाँ पे, अब आगे क्योंकि जिस लाइन में जाना है उसका इम्पिडेंस ज़्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो यानी कि ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा इनकमिंग वोल्टेज से। समझ में आ रही बात? ये तो जब ट्रांसमिटेड वोल्टेज ग्रेटर हो गया इनकमिंग वोल्टेज से, तो वी टी डिवाइड बाई वी भी ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होते तो 1 होता, लेकिन क्योंकि इनकमिंग वोल्टेज आ रहा है वी और ट्रांसमिट वोल्टेज ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है, तो ऐसे केस में वी टी ग्रेटर देन 1, तो टी वी भी यानी कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो होगा टी वी ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आ गई होगी। अब एक बात और समझते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव वेव रिफ्लेक्ट हुई है, पॉजिटिव वेव रिफ्लेक्ट हो रही वोल्टेज की, देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव वेव होती है, एक होती है नेगेटिव वेव। नेगेटिव वेव सब्ट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव वेव एड अप होती है। तो क्योंकि पॉजिटिव वेव रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव वेव। अगर पॉजिटिव वेव है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होगा, मतलब आर वी ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू लगा के देखोगे तो पॉजिटिव ही आएगी। समझ में आ रहा है?
वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं करंट की, ये तो हो गया वोल्टेज। अब वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो इसी प्रोपोर्शन में करंट डाउन हो जाएगा। तो देखो जो करंट में जो ट्रांसमिट जाएगा, जो आगे जा रही है वो कम है ना कंपेयर टू द, ये कम है कंपेयर टू द जो इनकमिंग थी। तो जब इनकमिंग से जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो इनकमिंग से कम हो रहा है, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो होगा करंट का वो भी लेस देन हो जाएगा 1 से। ठीक है, 1 का मतलब देखो टी अगर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब जो भी आ रही है वो सारी की सारी ऐसे ही आगे चली जा रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। 1 से अगर कम है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अगर 1 से कम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जितनी आ रही है उससे कम आगे जा रही है। समझ में आ रही है, आ इतनी रही है, जा इतनी रही है। अगर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब मोर देन 100% आगे जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप अप। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है वोल्टेज, यानी कि आ छोटा रहा था, जा ज़्यादा रहा है। ये सारे मीनिंग है। वहीं पे देख लो, वहीं पे अगर मान के चलते हैं अल्फा की बात कर लें, अगर अल्फा तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है, अल्फा अगर 0 है सबसे पहले, इसका मतलब कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो जो भी इनकमिंग वेव है वो ऐसे कैसे चली जा रही है, कोई रिफ्लेक्टेड वेव पिक्चर में नहीं है। अब अगर अल्फा पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर चल रही है एक्सिस के, यानी कि जो इनकमिंग वेव आ रही होगी उसके साथ एड अप हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर मान के चलते हैं अल्फा लेस देन 0 है, तो इसी तरीके से मतलब अल्फा नेगेटिव है, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अब नेगेटिव रिफ्लेक्शन कब होगा, जब इनकमिंग वेव जो आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो अपोजिट है, यानी कि आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन जब होगा, नेगेटिव रिफ्लेक्शन, तो वहाँ पे अल्फा जो होगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वो भी नेगेटिव होगा। समझ में आ रही बात है। तो आई होप कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो रहे होंगे, सारी चीज़ें पिक्चर से, फॉर्मूले से, हर तरीके से समझ में आ रही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक होता है ट्रैवलिंग वेव। मतलब ये समझ लो, मैंने किसी को भी इसको अच्छे से, किसी भी मैंने अपने साथ के स्टूडेंट्स हो गए, अपने साथ के फैकल्टीज़ हो गए, साथ ही साथ टीचर्स हो गए जिनसे मैंने पढ़ा था, उनसे उनकी भी बात कर रहा हूँ, किसी को भी ये इतना क्लियर नहीं है जितना ये सीरीज देखने के बाद। ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। अगर आपने ट्रैवलिंग वेव की मेरी ये पूरी सीरीज देख ली, लंबे लेक्चर्स हैं, पर यार देखो एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हें वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं तो 14,000 सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ेंगी। जस्ट एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मतलब तुम्हें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम्हें वो टॉपिक सीखना है। 5 मिनट में कोई भी इंसान ट्रैवलिंग वेव आपको सिखा नहीं सकता इस लेवल पे। तो और अगर सीखोगे भी तो वो बहुत ही ऊपर सुपरफिशियल है। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो 5 मिनट में मशीन सीख लो, 5 मिनट में कम्युनिकेटर सीख लो। ये 5-7 मिनट में से ऊपर निकलो यार। 2 मिनट की मैगी से पेट खराब होता है, कभी पेट भरता नहीं है। थोड़े दिन खा लोगे ठीक है, लेकिन वो टेस्ट के लिए खाया जा सकता है, लेकिन आप अगर उससे सोचो कि उससे आप अपनी सेहत बना लो, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए रोटी खाने की आदत डालो, मतलब थोड़ा लेक्चर के साथ ना देखो, क्वालिटी लेक्चर अगर है तो लंबे लेक्चर्स देखने की आदत डालो, जिससे तुम्हें समझ में आएगा। समझ में नहीं आ रहा तो एक अलग बात है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी इस तरीके के चक्कर में मत पड़ो, वरना कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा ना। इसी तरीके से हम लोग ये वाला केस भी देख सकते हैं। ये तो जैसा हमने पीछे देखा था, आपकी जस्ट केस अपोजिट हो जाएगा। देन एक ये वाला केस इंटरेस्टिंग केस था, ZL इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करा है, शॉर्ट सर्किट कर रखा है। शॉर्ट सर्किट मतलब इस पूरी लाइन का कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ही 0 हो गया है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट, जो हमने केस कंसिडर करा था। अब शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज आगे 0 जाएगा, यानी कि कोई वोल्टेज नहीं जाएगा आगे। तो आगे जा रहा है 0, इनकमिंग आ रहा है V, तो इसका मतलब 0। तो ट्रांसमिशन जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा तुरंत ही, ठीक है। और ऐसे केस में क्या होगा, जितनी भी वेव आ रही होगी, अगर V आ रही है तो उसी ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव VR इक्वल टू -V, सेम मैग्नीट्यूड की रिवर्स रिफ्लेक्शन को वेव मूव कर रही है, रिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा, -1। देखो अगर 1 है, ध्यान रखना एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो, चाहे T1 है चाहे R1 है, अगर 1 है तो इसका मतलब जितने मैग्नीट्यूड की इनकमिंग वेव थी उतने ही मैग्नीट्यूड की, सेम मैग्नीट्यूड की ट्रैवलिंग वेव आगे जा रही है, या फिर ट्रैवलिंग वेव रिफ्लेक्ट हो जा रही है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। समझ में, पहली बात तो ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोबारा समझा दे रहा हूँ। अगर आपका t की वैल्यू 1 है, ठीक है, देखो अभी 2-3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। t की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जो वेव जा रही है, ठीक है, इनकमिंग वेव आ रही है, और वो वेव जो आगे जा रही है वो उसका मैग्नीट्यूड और इनकमिंग वेव का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि वही सेम वेव आगे तक चली गई, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इनकमिंग वेव का मैग्नीट्यूड और आउटगोइंग वेव का मैग्नीट्यूड सेम है। समझ में आ रही बात है। टी की वैल्यू अगर आपकी 0 है, इसका मतलब इनकमिंग तो आ रही है, आउटगोइंग कितनी है तुम्हारी, 0 है। समझ में आ रही बात है। अगर टी की वैल्यू 2 है
तो इनकमिंग वेव जो आ रही है उसके डबल टाइम्स की जो वेव है वो आगे जा रही है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आगे क्या होगा, या तो इक्वल टू जीरो होगी या फिर जीरो से ज्यादा होगी, क्लोज टू वन होती है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो या तो आगे कुछ नहीं जाएगा, या आगे वन जाएगा, या वन से ज्यादा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? तो ये आपको ध्यान रखना है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की समझ लो वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर जीरो है इसका मतलब कोई वेव रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, अभी मैंने बताया। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर वन है तो इसका मतलब जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है वो तुम्हारी सेम मैग्नीट्यूड की है जो इनकमिंग वेव है, यानी कि पूरी की पूरी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, आगे बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, सारा का सारा वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये रिफ्लेक्शन अगेन दो तरीके के हो सकते हैं। एक होगा पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मतलब पूरी की पूरी वेव आगे नहीं गई, रिफ्लेक्ट हो गई पर ऊपर रिफ्लेक्ट हुई। एक होगा निगेटिव रिफ्लेक्शन, अगर वैल्यू वन है और माइनस लिखा हुआ है तो निगेटिव मतलब आगे वेव कुछ नहीं गई, सारी की सारी वेव रिफ्लेक्ट हो गई पर नीचे रिफ्लेक्ट हुई। इस बार पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड रिफ्लेक्शन में है पर निगेटिव है। आयु समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक, आगे ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप चीज़ें आपको अब तक क्लियर हो गई होंगी, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब केवल आपको यही नहीं बताया जा रहा है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, उनको आपको मैं विजुलाइज भी करवा रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतनी डेप्थ में अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये लास्ट केस है, फिफ्थ केस की बात कर रहे हैं। तो मान के चलते हैं कोई आगे अगर मतलब जो वैल्यू है वो क्या है, जेड एल इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जिस लाइन में हम टर्मिनेट हो रहे हैं वो लाइन क्या है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का ही आइडियल जो इम्पिडेंस होता है वो इन्फानाइट होता है। तो ओपन सर्किट होगा तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, वोल्टेज को तो मजे आ जाएंगे। वोल्टेज क्या हो जाएगा, डबल मैग्नीट्यूड का, यानी कि जितनी इनकमिंग वेव आ रही थी उसके डबल वेव जो होगी वो आगे सेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वी क्या हो जाएगा, टू वी हो जाएगा आगे जो ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और ऐसे केस में अगर टू वी हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन कितना होगा, यहाँ पे अभी आगे चलते हैं। तो रिफ्लेक्शन कितना होगा, यहाँ पे वी का रिफ्लेक्शन होगा, पॉजिटिव वी का। ठीक है, तो वी ही आया और सॉरी पॉजिटिव वी का रिफ्लेक्शन हुआ और जो आया वो भी वी था। तो ऐसे केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो गया वन। ठीक है, अब वन वन क्या बता रहा है, सबसे पहले अगर कोई तुमसे कह दे कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वन है तो इस पॉजिटिव वन, इसका मतलब वन, सबसे पहले वन को डिकोड करो जैसा हमने पीछे सिखाया, और फिर प्लस को डिकोड करो। तो वन का मतलब क्या हुआ कि सेम मैग्नीट्यूड का रिफ्लेक्शन को मतलब रिफ्लेक्टिव वेव है। तो जिस मैग्नीट्यूड की इनकमिंग वेव थी उसी मैग्नीट्यूड की रिफ्लेक्टिव वेव है, तो सेम मैग्नीट्यूड की रिफ्लेक्टिव वेव है। और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, यानी कि वेव ऊपर चल रही है। ठीक है, एडअप होगी। समझ में आ रही बात ये? ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे ना? यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई ना। दूसरी बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। तो अब देखो, क्योंकि जो वेव इनकमिंग थी उसके डबल मैग्नीट्यूड का 2v की मैग्नीट्यूड की वेव आगे जा रही है, तो 2v की आगे जा रही है, इनकमिंग v है तो ये आ गया 2, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 2 आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो t अगर ट्रांसमिटेड वोल्टेज की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो वेव आगे जा रही है, जो वेव आगे जा रही है ना, वो कितनी है, 2 टाइम्स है इनकमिंग वेव के। ठीक है, यानी इनकमिंग 2 टाइम्स है इनकमिंग वेव के, इनकमिंग वेव के। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो केवल अगर मैं तुम्हें टीवी की वैल्यू दे दूं या आरवी की वैल्यू दे दूं ना, तो वहां से भी आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से ये वैल्यू को हासिल करेंगे। यानी कि अगर तुम्हें कोई रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दे दे और कहे इससे क्या करो, इससे ट्रैवलिंग वेव का डायग्राम बनाओ, तो वो डायग्राम आप कैसे बनाओगे? आई होप बहुत सारे लोग बना लेंगे, 99% तक आप बना ले जाओगे, क्योंकि हमने इसको इतने डिटेल लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। नहीं समझ में आया तो बताना मेरे को, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करंट की, अब क्योंकि आगे ओपन सर्किट है तो करंट तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी आगे। तो करंट आगे नहीं जाएगी तो मतलब जो भी इनकमिंग करंट आ रही है आगे, आई ट्रांसमिट कितनी होगी, जीरो होगी, तो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आई रिफ्लेक्ट, और क्या होगा, नेगेटिव रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पहले तो नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि उसे ये करंट को जीरो करना है, अपोजिट रिफ्लेक्ट होगा। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात होगी कितना मैग्नीट्यूड का होगा, तो रिफ्लेक्शन जो होगा, क्योंकि पूरी की पूरी वेव रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो आई आर इक्वल टू आई। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड करंट कितना, आई, इनकमिंग करंट कितना, आई, तो यानी कि -1, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -1 देखो निकल के आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे निकाला जाता है। ऐसे ही ट्रांसमिट कितना हुआ, तो भैया ट्रांसमिट तो जीरो हुआ, तो आई ट्रांसमिट इक्वल टू जीरो, तो इसीलिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट करंट का हो गया जीरो। क्लियर हो गया होगा? आई होप आपको सारे धागे खुल गए होंगे दिमाग के।
यहाँ पे देख सकते हो फाइनली अगर हम सारे केसेस को एक ही स्लाइड में, यानी कि अगर तुम कहो कि सर ऐसा है, आप हमें ये कहानी मत समझाओ, हमें बस रटने के लिए टेबल दे दो, तो भैया ये टेबल आप रट सकते हैं। अगर तुम उनमें से हो कि भैया चतुर रामलिंगन है हमें सर आप बस बता दो, हमें बस समझाओ नहीं क्या मतलब है, हमें बस बता दो कि हम रट लें, तो भाई ये रट लो। ये काफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपको रटना है तो ये टेबल आपके लिए बहुत काम की है, इसके ऊपर डायरेक्टली एमसीक्यूज आपको पेपर में मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जिसमें डायरेक्टली दे रखा होगा, ऐसे इनमें से कोई केस दे रखा होगा और तुमसे कह देगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बता दो वोल्टेज का या करंट का, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बता दो, तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आई होप आज का लेक्चर पसंद आया होगा, बड़ा इन डेप्थ लेक्चर था। ऐसे ही भी कई सारे लेक्चर बचे हैं। ट्रैवलिंग वेव, एक बार ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और तुमने देख ली तो भाई तुमसे अच्छा कोई ट्रैवलिंग वेव बताने वाला नहीं होगा दुनिया में, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, दुनिया थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन आसपास के एरिया में, क्योंकि ये कभी मत सोचना कि तुमसे अच्छा कोई नहीं, बहुत सारे लोग यार काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, कोई भी सारी चीज़ें नहीं जानता, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखें और हमेशा सीखते रहें। इसके कलर्ड जो प्रिंट आउट है वो आपको प्राइम ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं, खासकर सर्ज वेव, ट्रैवलिंग वेव के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं या क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो हमने इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो वो हम जो है प्राइम ग्रुप पे डालेंगे। आप अगर आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल तैयार करने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, खासकर जो मैंने कवर करे हैं, तो आप इसको देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपने अपना कीमती समय दिया, अगेन उसके लिए थैंक यू।